हेलो दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रमेश। और आज हम लोग अपने इस स्कॉलर्स स्कूल के यूट्यूब चैनल में चर्चा करेंगे अपने जीवनचर्या से रिलेटेड, उससे संबंधित जो बीमारियां उत्पन्न होती है उन सभी के बारे में। जैसा कि टॉपिक आप लोग देख रहे हैं स्लाइड में, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। तो उन्हीं की चर्चा करेंगे हम लोग कि कैसे ये होता है और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आइए एक एक करके हम लोग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स को समझते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि होता क्या है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, किसों को कहेंगे हम लोग लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। तो इसका जो डेफिनेशन है या एक्सप्लेनेशन है वो आप समझिए पहले। Lifestyle disorders are elements that are primarily based on the day-to-day habits of people। यानी कि लोगों की जो दैनिक व्यवहार है उसके कारण जब कोई बीमारी हमें लग जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। और उसको हम लोग ठीक भी कर सकते हैं अपने व्यवहार को चेंज करके ही। तो व्यवहार से अगर उत्पन्न हुआ है कोई बीमारी तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए भी अपने व्यवहार में ही परिवर्तन लाना पड़ेगा, नहीं तो वो ठीक नहीं हो सकता। आप लाख दवाई खाइए, दवाई का डोज बढ़ता जाएगा और बीमारी की सीवियरिटी भी बढ़ती जाएगी उतनी ही इंटेंशन से। हैबिट्स दैट डिट्रैक्ट people from activity and push them towards a sedentary routine can cause a number of health issues that can lead to chronic non-communicable diseases that can have near life-threatening consequences। यानी कि हमारा हैबिट ऐसा हो जाता है आगे चल के कि एकदम कुछ न करने वाली हैबिट हो जाती है। आजकल की जो जीवनचर्या आप देख ही रहे हैं कि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता है अपने जीवन में। लोगों को चाहिए कि बैठे बैठे ही सब कुछ हमें मिलता रहे। और आजकल की जॉब भी है तो ये केवल ज़्यादा मेंटल वर्क है, कंप्यूटर पे बैठना है, कुर्सी पे बैठना है। तो इस तरह के जॉब्स हैं। और जो मेहनत कश मजदूर लोग हैं उनको आप देखेंगे कि कम बीमार पड़ते हैं अपेक्षा कि जो कुर्सी में बैठ के काम करते हैं, कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं। तो उनके बनिस्पत जो मजदूर वर्ग है वो कम बीमार होते हैं, क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी बना रहता है, वो अपने शरीर से पसीना निकालते हैं, इसलिए वो निरोग रहते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में थोड़ी बहुत पसीना निकालने वाला काम अवश्य करना चाहिए। या कोई आप अपना रूटीन बना लीजिए, दौड़ने का है, योगा करने का है या जिम जाने का है, कोई ना कोई एक अपने लाइफ स्टाइल में रखेंगे तो आप निरोग बने रहेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज kill around 40 million people each year, that is around 70% of the deaths globally। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जैसा कि हमारा ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो हैं जितने भी, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं। तो उसके द्वारा लगभग 40 मिलियन लोग हर साल मरते हैं। और जितना पूरे विश्व में मरते हैं उसका यह 70% होता है। तो आप सोच लीजिए कि कितनी इसका जो प्रिवलेंस है बहुत ही ज़्यादा है इस डिजीज़ का। दे आर अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग जेनेटिक, फिजियोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बिहेवियर्स। ये कैसे हमारे अंदर आते हैं? तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन के साथ ये ग्रो करते हैं।
आपका कुछ जेनेटिक फैक्टर्स काम करता है, आपकी फिजियोलॉजी इसमें काम करती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, और आपका जो इम्पोर्टेंट है बिहेवियर रिलेटेड, तो वो भी सब का कम्बिनेशन जब उसके तरफ चला जाता है तब ये डिजीज आपके शरीर में उत्पन्न हो जाता है। The main types of non-communicable diseases are cardiovascular and chronic respiratory disease in addition to cancer। यानी कि सबसे ज़्यादा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उसमें है एक तो हार्ट से रिलेटेड डिजीज और लंग्स क्रॉनिक रिस्पायरेटरी यानी कि श्वास रोग और हृदय के रोग, साथ ही साथ कैंसर। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के या लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के? तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इसका कॉजेज समझ लीजिए पहले। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज आर ड्राइवन बाय सीमिंगली अनरिलेटेड कॉज सच एज रैपिड unplanned urbanization, globalization of unhealthy lifestyle and population aging। इसका जो सबसे बड़ा कारण मान लीजिए कि अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। आप देखेंगे शहर की जो एरिया है उसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि गांव में अब लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, सबको एक पैकेज चाहिए, नौकरी चाहिए, इसलिए वो शहर में आते हैं और वहाँ शहरों की आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। इसलिए हमारा रहन सहन का जो स्टाइल है वो बदल चुका है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा ये बीमारी लोगों में आ रही है और लोग अस्वस्थ जीवन शैली जी रहे हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है सबका। अपेरेंट काउज सच एज रेज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज, elevated blood lipids and obesity may be presentation of deep laying lifestyle habits। यानी कि इसके कारण जो हमारे लाइफ स्टाइल में क्या क्या प्रेजेंट होने लगते हैं अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से, तो सबसे पहला कि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाएगा और जो ब्लड ग्लूकोज की जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, और जो हमारे लिपिड्स हैं, लिपिड प्रोफाइल HDL LDL ये दोनों ट्राइग्लिसराइड ये सब बढ़े हुए आने लगते हैं नॉर्मल से। ओबेसिटी और मोटापा बहुत ही मेन है, ये मोटापा में भी प्रेजेंटेशन ऑफ डीप लाइंग, यानी कि जब आप गहराई से आप चले गए हैं कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में चले गए हैं, तो ये सब आपके मैनिफेस्ट होने लगेंगे आपके शरीर पे। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के? देयर आर द नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स दैट लीड to the onset development of non-communicable disease। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। The various types of risk can be divided into three प्राइमरी रिस्क, यानी कि प्राथमिक 3 इनको सेट्स में बांट दिया गया है। आइए आगे देखते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें। मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स, देयर आर ए नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर लीड टू ऑनसेट डेवलपमेंट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें 3 तरह के इसमें मॉडिफाई कर दिया गया है या उसके कैटेगराइज कर दिया गया है। 3 तरह के प्राथमिक जो रिस्क फैक्टर्स हैं, पहला है मॉडिफिएबल बिहेवियर रिस्क फैक्टर, यानी कि जो आप चेंज कर सकते हैं अपने बिहेवियर में और उस न करने के कारण आपको बीमारी आ रही है, तो उस तरह के फैक्टर्स हैं। फिर है दूसरा नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर्स, यानी कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन वो रिस्क फैक्टर है, अपने व्यवहार में उसको आप चेंज करके नहीं बदल सकते हैं, तो उस तरह के रिस्क फैक्टर। तीसरा है मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर,
many of which are common for a number of diseases। यानी कि आपकी शरीर के चयापचय से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं और वो बहुत सी कॉमन फैक्टर है सभी के लिए, उसी के कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है। अब इसका जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है लॉन्ग लेटेंसी पीरियड, यानी कि लंबे समय तक चलता है आपके साथ। द लेटेंसी पीरियड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज जनरली लॉन्ग, बहुत लंबा होता है, ऑफन स्ट्रेचिंग फ्रॉम मैनी ईयर्स टू सेवरल डिकेड्स, यानी कि आपके कुछ सालों तक चलेगा या फिर दशकों तक चलता है ये बीमारी। और भी हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक, देखिए नॉन कॉन्टेग्यूअस ओरिजिन, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर नॉट कम्युनिकेटेड, यानी कि यह एक दूसरे में नहीं फैलता है, यह कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी कि एक दूसरे के हवा से, टच से, खांसने से, छींकने से, छूने से ये सब नहीं फैलता है ये। So it is a given that this disease develop in a person from non-contagious origin, यानी कि इसका कोई ओरिजिन आपको पता नहीं लगता है, आपके शरीर में ही इसकी ओरिजिन है, आपके व्यवहार से, आपके चयापचय से और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक प्रोलॉन्ग्ड कोर्स ऑफ इलनेस, यानी पहले ही बता चुका हूँ कि ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। एनसीडीज आर क्रॉनिक इन नेचर एंड दस द कोर्स ऑफ इलनेस ऑफ ऑफन प्रोलॉन्ग्ड एंड टेक्स ईयर्स बिफोर अ पेशेंट में बी फोर्स्ड टू ऑप्ट फॉर मेडिकल केयर और इंटरवेंशन, यानी कि लोग इस पे ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। ऐसा बीमारी होता है यह कि लोग बहुत अगर जल्दी में ध्यान ना दें तब भी वो 3-4 साल तक खींच जाता है और वो चलते रहते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, उनको पता ही नहीं लग पाता है कि हमें बीमारी भी कुछ हो गई है, वो मैनेज करते रहते हैं अपने हिसाब से। लेकिन जब उसकी सिविरिटी बढ़ जाती है तब वो ध्यान देना शुरू करते हैं मेडिकल केयर की तरफ और कोई इंटरवेंशन लेना शुरू करते हैं। फंक्शनल इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी, NCDs usually gives rise to circumstances that make it difficult for the patient to lead a normal life, यानी कि जब ये बीमारी की सिविरिटी इसकी बढ़ जाती है तो पेशेंट क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीना छोड़ देता है और उसकी लाइफ स्टाइल अबनॉर्मल होने लगती है, उससे नींद नहीं आएगी ठीक से, उसको चलने फिरने में दिक्कत होगी, उसके पाचन में दिक्कत होगी, उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो इस तरह की एबनॉर्मलिटीज शरीर में आने लगती है। पेशेंट्स विथ क्रॉनिक एनसीडीज में नॉट बी एबल टू टेक पार्ट इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि वो फिजिकल एक्टिविटी करने में भी अब असमर्थ हो जाते हैं। अगर पहले से करते रहते तो ये बीमारी नहीं लगती, लेकिन बीमारी लगने के बाद अगर करना चाहेंगे तो वो असमर्थता महसूस करते हैं अपने शरीर के साथ। गो टू द ऑफिस टू ईट नॉर्मली, यानी कि वो चलना फिरना भी ज़्यादा पसंद नहीं करते, ऐसे स्थिति हो जाती है। अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं नॉन एनसीडीज़ के, तो बहुत ही आपने कॉज पहले ही जान चुके हैं हम लोग कि कुछ तो व्यवहारिक हैं और कुछ अव्यवहारिक हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर से होता है वो। पहला है मॉडिफिएबल बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स। Behavioral risk factors such as excessive use of alcohol, bad food habits, eatings and smoking, tobacco, physical inactivity, wrong body postures and disturbed biological clock increase to likelihood of NCDs, यानी कि आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स गिना दिए गए हैं आपके व्यवहार से रिलेटेड। पहला तो कि आप एक्सेसिव यूज कर रहे हैं अल्कोहल का, अगर शराब पी रहे हैं,
बैड फूड हैबिट, यानी कि खाने की जो आपकी हैबिट है वो अच्छी नहीं है, तो वैसा फैक्टर। फिर है ईटिंग एंड स्मोकिंग टोबैको का स्मोक करना उसको या खाना, ये भी आपके लिए रिस्क फैक्टर है। और फिजिकल इनएक्टिविटी, आप कुछ भी फिजिकल नहीं कर रहे हैं, रॉन्ग बॉडी पोस्चर, आप गलत तरीके से सो रहे हैं, गलत तरीके से बैठ रहे हैं, गलत तरीके से उठ रहे हैं, गलत तरीके से चल रहे हैं, तो ये लीड करता है ये सब कॉजेज। डिस्टर्ब बायोलॉजिकल, यानी कि आपका रहन सहन ठीक नहीं है, आप कभी भी सोते हैं कभी भी जगते हैं, तो जो हमारा नेचुरल जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, और ये हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर को लीड करते हैं अगर इनका गड़बड़ रहता है हमारे साथ। तो द मॉडर्न ऑक्यूपेशनल सिटिंग डेस्क जॉब, मैंने पहले बताया कि कुर्सी पर करने वाले जो जॉब हैं वो भी इसको लीड करता है। एंड द स्ट्रेस रिलेटेड वर्क इज ऑल्सो बीइंग सीन एज ए पोटेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ एनसीडीज, यानी कि स्ट्रेस रिलेटेड वर्क, यानी कि जॉब प्रेशर आपके पास है। फिर है अगला कॉज नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जो आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इन सभी को ऊपर वाले को आप मॉडिफाई करके चेंजेज ला सकते हैं, लेकिन आप अब जो दूसरा वाला फैक्टर है उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। रिस्क फैक्टर दैट cannot be controlled or modified by application of an intervention can be called non-modifiable risk factors, जिसको आप अपने आप चेंज नहीं कर पाते कोई भी इंटरवेंशन के थ्रू, तो उसको ये इस कैटेगरी में रखा जाता है। पहला है एज, आपका एज बढ़ेगा तो बीमारियां आती है, ये जनरल है। आपकी रेस, आपकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, किस जाति से हैं, आपका कहाँ पे, तो रेस पे भी ये डिपेंड करता है, आपकी जेंडर क्या है, जेनेटिक्स क्या है, ये सब उसमें ये नॉन मॉडिफिएबल। आप इसको एज को आप बदल नहीं सकते, जाति बदल नहीं सकते, जेंडर बदल नहीं सकते, और आपकी जो जीन है, जेनेटिक्स है, उसको भी आप बदल नहीं सकते। तो उनके कारण भी कुछ न कुछ ये जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये भी फैक्टर्स काम करते हैं। आगे है मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर, जो तीसरा है मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर लीड टू 4 मेजर चेंजेस इन मेटाबॉलिक सिस्टम इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज ऑफ एनसीडीज। सबसे पहला जो मेटाबॉलिक फैक्टर है वो है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। अगर हमारे शरीर में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का आगमन हो रहा है तो सबसे पहले आपको जो प्रेजेंट होगा कि आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगी। सभी में नहीं होता, कभी किसी किसी में घट भी जाती है, वो भी कारण है। दूसरा है ओबेसिटी, आपको मोटापा आने लगेगी, तो ये भी अपोजिट है, वाइस वर्सा, किसी को मोटापा आ जाती है, किसी को शरीर सूखने लगता है। तीसरा है इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। चौथा है इंक्रीज लेवल ऑफ फैट इन द ब्लड। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें बढ़ी हुई मिलती है, एक तो हाइपरलिपिडीमिया यानी कि लिपिड प्रोफाइल आपका एलिवेट हुआ है, दूसरा है हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि आपके ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है आपके शुगर में, आपके ब्लड में। अब जो हाइपरलिपिडेमिया इंक्रीज ब्लड प्रेशर इज द लीडिंग मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर, सबसे यानी कि महत्वपूर्ण ये दोनों हैं, हाइपरलिपिडेमिया और ब्लड प्रेशर। ग्लोबली विथ 19% ऑफ द ग्लोबल डेथ्स एट्रीब्यूटेड टू इट, फॉलोड बाय ओबेसिटी एंड हाइपरग्लाइसेमिया, यानी कि 19% मृत्यु दर को ये लीड करता है, इनसे जो होने वाली बीमारी है मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर से। अब क्या क्या कौन कौन सी डिजीज होती है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में, तो बड़े बड़े जो डिजीज़ों के नाम हैं, रोगों के नाम हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला है CVD,
cardiovascular disease are a group of disease of the heart and blood vessels and may include, यानी कि यह हृदय से रिलेटेड रोग होते हैं और यह हृदय की जो वहाँ वेसल्स हैं उसके धमनियों में सिरों से रिलेटेड जो रोग हैं उससे। पहला है इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इस्कीमिया का नाम सुने होंगे, इस्कीमिया हो जाता है हार्ट में, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं हार्ट के, वो जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है और कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, वो एक तरह से सिकुड़ने लगते हैं, तो उस स्थिति को ये इस्कीमिक हार्ट डिजीज बोला जाता है। फिर स्ट्रोक है, कहीं पे आपकी गांठ बन गई है किसी वेसल्स में, तो उससे हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। फिर पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, हार्ट के जो पेरिफेरी में उसके आर्टरीज में जब कोई प्रॉब्लम आती है या उसमें कुछ जम जाता है लिपिड वगैरह, तो उससे रिलेटेड जो हार्ट है उससे। और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, यानी कि ये प्रेगनेंसी के टाइम से ही जब हो जाता है, तो ये सब लीडिंग काउजेज हैं मेजर CVD के। CVDs are the number 1 cause of death globally and account for more than 17 million deaths per year, यानी कि हार्ट रिलेटेड डिजीज से होने वाले मृत्यु लगभग 7 मिलियन डेथ्स हैं। The number is estimated to rise by 2030 to more than 23 मिलियन पर ईयर, यानी कि अभी 17 मिलियन पे है और अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि यह 2030 तक लगभग 23 मिलियन डेथ्स इससे होंगे, CVD से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से। अब दूसरा है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, जिसे हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं, मधुमेह के नाम से जानते हैं। डायबिटीज इज ए मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स द वे द बॉडी यूज फूड फॉर एनर्जी एंड फिजिकल ग्रोथ। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें अफेक्ट्स द वे द बॉडी यूज फूड, यानी कि आप खाना को कैसे यूज कर रहे हैं एनर्जी के रूप में, और आपकी शरीर की ग्रोथ में जो सहायक है उसी में ये प्रॉब्लम कर देता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज पहला है। टाइप 1 ये आपको बचपन से ही हो जाता है, जिसमें कि आप बच्चों में इंसुलिन की कमी होती है और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसमें बाहर से इंसुलिन लगाते हैं लाइफ लॉन्ग, तो ये टाइप 1 डायबिटीज है। दूसरा है टाइप 2। टाइप 2 डायबिटीज ऐसा डायबिटीज है जो आपके एज फैक्टर्स के कारण आते हैं। जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल की ओर अग्रसर रहेंगे तो ये आपको आना ही आना है। अगर आप अपने शरीर की मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज बिल्कुल कॉमन है, आ ही जाता है। तीसरा है गेस्टेशनल एंड चौथा प्री डायबिटीज। जेस्टेशनल है ये जब आपकी बाय बर्थ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही ये डायबिटीज अगर हो जाए, ये बाद में ठीक भी हो जाता है, प्रेगनेंसी के दौरान रहती है लेकिन फिर बाद में ये इससे ठीक हो जाता है, लेकिन कभी सीवियर केस में ठीक ना भी हो तो टाइप 1 टाइप 2 में ये कन्वर्ट हो सकता है। चौथा है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज यानी कि इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, यानी कि आपकी जो डायबिटीज 2 है, टाइप 2 से पहले की स्थिति, यानी कि आपका सब कुछ बढ़ा हुआ अगर आने लगा है और वो कुछ सालों तक मेंटेन है नॉर्मल रेंज से, जो ग्लूकोज प्रोफाइल है
ब्लड शुगर प्रोफाइल है आपकी वो नॉर्मल रेंज से बढ़ रही है लेकिन कुछ दिनों तक मेंटेन है, अभी कन्वर्ट नहीं हुई है टाइप 2 में, तो उस स्थिति को प्री डायबिटीज कहते हैं। टाइप 2 इज ए मोस्ट कॉमन डायबिटीज इन द वर्ल्ड एंड काउज्ड बाय मॉडिफिएबल बिहेवियर रिस्क फैक्टर, यानी कि ये सबसे कॉमन विश्व में पाया जाने वाला डायबिटीज है टाइप 2, और इसको हम लोग मॉडिफिएबल बिहेवियर रिस्क फैक्टर इसके बड़े काउज हैं। अगर आप अपने दैनिक व्यवहार में कुछ चेंजेज कर लें तो ये इससे आप रिवर्स भी हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकता है यह। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ का मेन तोड़ है। आगे है कैंसर। कैंसर भी एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। कैंसर अफेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ रैपिड creation of abnormal cells in the part and can invade other parts of the body as well। ये हमारी जो कैंसर की क्या स्थिति है कि इसके जो सेल्स हैं बेतहाशा ग्रोथ करने लगते हैं बॉडी में, या तो एक पार्ट में होंगे या तो फिर ये शरीर के अलग अलग भागों में भी हो सकते हैं। तो एक जगह होते हैं या तो शरीर के अलग अलग जगहों में भी हो सकते हैं। तो ये देखिए कौन कौन से इसके टाइप्स हैं। सबसे पहले मोर देन 7 मिलियन पीपल डाई ऑफ कैंसर ईच ईयर, और ये 30% होते हैं टोटल ग्लोबल डेथ के। कैंसर से होने वाली मृत्यु की जो संख्या है 7 मिलियन पर ईयर है। और यानी कि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में जो मृत्यु होती है लोगों की, इसका ये 30% मृत्यु कैंसर से होती है। और ये देखिए कैंसर के टाइप्स इसमें सर्विकल कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है और कोलोरेक्टल कैंसर है। यह कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि सर्विकल कैंसर तो महिलाओं में होता है, सर्विक्स में। लंग कैंसर फेफड़ों में पाया जाता है। ब्रेस्ट महिलाओं में होगा, प्रोस्टेट पुरुषों में होगा, और ये कॉलन से रिलेटेड है, कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये हमारे आंतों से रिलेटेड जो कैंसर होती है। क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिजीज अगला है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का, बहुत ही फेमस या उसकी महत्वपूर्ण डिजीज है यह। Some of the most under-diagnosed condition, chronic respiratory disease, are potent cause of death globally, with 90% of death taking place in low-income countries। ये जो लो इनकम कंट्री है उनमें सबसे ज़्यादा जो मरते हैं लोग, उसमें ये 90% लीड करता है। यानी कि 90% लोगों की मृत्यु केवल रेस्पिरेटरी डिजीज से हो रही है आपकी लो इनकम कंट्रीज में। और बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि लो इनकम कंट्रीज अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, तो उसमें एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, सॉइल क्वालिटी, ये सब बहुत ही लो लेवल पे है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग अपने जीवन यापन के लिए फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और अच्छा क्वालिटी का फूड इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल निचले स्तर की है। तो इस कारण से इस डिजीज से 90% लोग यहाँ पे मरते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD एंड अस्थमा आर द टू मेन टाइप्स ऑफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज के दो टाइप हैं। एक तो COPD अस्थमा है और COPD है। अब है CHD
यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज, also known as coronary heart disease and ischemic heart disease। ये हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, लाइफ स्टाइल। CHD is one of the most common type of heart problem faced today that is characterized by the heart which can lead to, तो इसको ischemic heart reduction on blockage in flow of oxygen rich blood to the heart muscles। तो इसमें क्या होता है, हार्ट में जब आपको हार्ट को ही आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगे, न पहुंच पाए ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट के मसल्स में, तो आपके हार्ट के मसल्स वीक होने लगते हैं, उसको सिकुड़ने लगते हैं, उसको एनर्जी नहीं मिल पाती है। इस कारण से इस्केमिक हार्ट डिजीज हो जाता है। सबसे पहला जो लक्षण इसमें आता है, आप कैसे पहचानेंगे कि हार्ट डिजीज हो रहा है, तो पहला लक्षण है एंजाइना, चेस्ट पेन कॉज्ड बाय लैक ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन टू द हार्ट। हार्ट में जब ब्लड की फ्लो कम होगी तो आपको चेस्ट पेन होगा, जिसे हम एंजाइना के नाम से जानते हैं। दूसरा है हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक्स आते हैं हृदयघात, कॉज्ड व्हेन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज सडनली बट कंप्लीटली ब्लॉक, यानी अचानक से आपके हृदय की जो ब्लड फ्लो है बिल्कुल बंद हो जाए, इस कारण से हार्ट अटैक आ जाते हैं। चौथा हार्ट फेलियर, द फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप ब्लड प्रॉपरली टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हार्ट बिल्कुल बंद हो चुका, काम करना उसका बंद हो गया, तो आपके शरीर के रेस्ट पार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण आपकी मृत्यु हो सकती है, यानी कि हार्ट काम करना बंद हो गया। अगला है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज इज द डिजीज ऑफ ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द ब्रेन, यानी कि आपकी ब्रेन से रिलेटेड ये डिजीज है, आपके दिमाग से रिलेटेड। जब दिमाग की नसों में जब ब्लड की फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाती है, उसके कारण होने वाला ये बीमारी है। When the blood supply to the brain is cut off, a person suffers a stroke which can be lethal, यानी कि वो उसकी जो शरीर की जो चुस्ती है वो ख़त्म हो जाती है। जब आपके दिमाग को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, आप लेथार्जिक हो जाते हैं। A transient ischemic attack, popularly known as mini stroke, occurs when the blood supply to the brain is temporarily blocked. Acronym FAST is used to signify the symptom of a stroke और TIA-10, यानी कि इसको एक स्पेशल नाम दिया गया है जब ब्रेन स्ट्रोक आते हैं, यानी कि आपकी ब्रेन में जब ब्लड की फ्लो कम हो जाती है या रुक जाती है, तो एक टेम्पररी आपको स्ट्रोक आता है, उसको ये TIA-10 के थ्रू मेजर करते हैं। तो उसके जो फीचर्स हैं, क्या क्या दिखते हैं, ये देखिए। फेस ड्रॉपिंग ऑन वन साइड इज द मोस्ट कॉमन विजिबल सिम्टम, फॉलोड बाय ड्रॉपिंग और माउथ और आई, यानी कि आपका जो फेस का वन साइडेड हो जाता है, एक तरफ को झुक जाता है, या फेस आपकी आँखें, आपका गर्दन एक तरफ को झुक जाएगा। आर्म्स, दूसरा आर्म्स, आपके हाथों में क्या होगा, वीकनेस और नमनेस
वन और बोथ आर्म्स, दोनों, या तो दोनों हाथों में वीकनेस आएगी या शून्यपन आ जाएगा। डजंट अलाउ पर्सन टू अराइज बोथ हिज हर हैंड्स होल्ड देम देयर, यानी कि आप अपने हाथों को ऊपर नहीं उठा सकते एकदम, क्योंकि आपकी ब्लड फ्लो मिल नहीं रहा है। अब हाथ एकदम लटक जाएंगे नीचे की ओर, उठा नहीं पाएंगे आप। तीसरा है फीचर्स इसको पहचानने का, स्पीच, स्लर्ड और ग्रेवल्ड स्पीच इन सम केसेस एंड इन अदर केसेस नो स्पीच, यानी कि आप तो बड़बड़ाने लगेंगे या तो बिल्कुल स्पीचलेस हो जाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो ऐसा हो जाता है बोली। और चौथा है टाइम, इट इज़ टाइम टू कॉल द इमरजेंसी, यानी कि इस समय आपको तुरंत से एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। इफ़ यू सी एनी दीज सिम्टम्स, अदर सिम्टम्स इंक्लूड, और भी सिम्टम क्या क्या है, पहला ब्लड और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा या धुंधला दिखेगा दोनों आँखों से या एक आँख से। वन साइडेड वीकनेस ऑफ नम्बनेस, यानी कि शरीर के एक पार्ट में आपको सुन्नपन आ जाएगा। सडन मेमोरी लॉस, यानी आपकी याददाश्त भी जा सकती है और कन्फ्यूजन होगा आपके माइंड में। सडन डिजीनेस कंबाइंड विथ एनी ऑफ अबव मेंशन्ड सिम्टम्स कैन बी डेफिनेट साइन, यानी कि आपको डिजीनेस सताएगा, आप किसी काम को करने में अच्छे से मन नहीं लगा पाएंगे। अगला जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, ये हृदय के पेरिफेरी में आता है ये रोग। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज इज ए डिजीज ऑफ ब्लड वेसल सप्लाइंग टू आर्म्स एंड लेग्स, यानी कि हृदय को छोड़कर कहीं भी होने वाले डिजीज पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में आएगा, और वो भी ब्लड वेसल से रिलेटेड। It happens when there is a blockage in the arteries to the limbs, usually the legs, sign to watch out for, यानी कि जब आपके पैर के नर्व्स में ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं होता है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे वो देखिए। डल और क्रैम्पिंग pain that gets worse with walking and better with rest, यानी कि आप जब चलते हैं तो आपकी पैरों में क्रैम्पिंग आने लगती है, आप सही से चल नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, आपको रेस्ट करने का मन करेगा। दूसरा है हेयर लॉस ऑन द लिम्स, यानी कि आपके पैर के बाल झड़ने लगेंगे, पैर में बाल। तो नमनेस और वीकनेस इन द लिम्स, यानी कि आपके अपर लोअर लिम्स में नमनेस रहेगा, वीकनेस रहेगा, सुन्नपन और कमजोरी। परसिस्टेंट अल्सरेज ऑन द लेग्स एंड फीट, आपके पैरों में हमेशा घाव बना रहता है। ये हैं लक्षण आपके आर्टेरियल पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज के। अगला है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रूमेटिक हार्ट डिजीज। Rheumatic heart disease is characterized by damage to the heart muscles and heart valves from rheumatic fever caused by streptococcal bacteria. Some of the most common symptoms are fever and painful tender joints, यानी कि रोमेटिक में क्या होता है कि आपके जो हार्ट में, हार्ट के रीजन में, हार्ट के एरिया में जब आपके वेसल्स डैमेज होने लगते हैं और आपको हमेशा एक बुखार बनी रहती है, और भी वो किसके कारण, तो स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया के कारण, उसके होने से आपको एक बुखार बना रहता है आपके शरीर में,
और साथ ही साथ आपके हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। ऐसी स्थिति को रोमैटिक हार्ट डिजीज कहा जाता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर एंड पेनफुल। आपको शरीर में पेन बना रहता है और बुखार लगी रहती है। अगला है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज इज ए प्रॉब्लम विथ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, यानी कि आपके हृदय की जो संरचना है उसी में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है जन्म के समय, तो उससे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। दैट इज माल फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय ही जब आपके हृदय अच्छा से डेवलप नहीं हो पाया हार्ट, उससे के कारण होने वाले प्रॉब्लम है यह। द प्रॉब्लम कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल होल इन द हार्ट टू अ मोर सेवरल प्रॉब्लम सच एज डिफेक्टिव हार्ट मसल्स, यानी कि कहीं पे या तो हृदय के कोई सी पार्ट में छेद बना रहता है या डिफेक्टिव हार्ट मसल्स हो गए हैं, यानी कि उसके मसल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाए उस समय। सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि अब अच्छे से सांस नहीं ले सकता है वो बच्चा, बाद में उसको और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हैविंग ट्रबल एक्सरसाइजिंग, वो एक्सरसाइज भी सही से नहीं कर पाएगा। इन इन्फेंट्स एंड यंगर्स किड्स, यानी कि बच्चे में और कुछ जो किशोर अवस्था में होते हैं। कायानोसिस, ब्लूइश टिंट टू स्किन, द स्किन, यानी कि ब्लू स्किन होने लगते हैं उसके। फिंगर नेल्स ब्लू होने लगते हैं उसके। लिप्स के रंग भी बदल जाते हैं। कैन इम्पोर्टेंट मार्क रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड, तो ये इसके सिम्टम्स बताए गए हैं। ब्लू होना स्किन का, आँखों का नीला हो जाना, फिंगर जो नेल हैं वो भी नीला, होठ के कलर बदल जाते हैं, तो इसको कायानिसिस बोलते हैं वो रोग को। पहला है और भी रिस्क फैक्टर, तो उसमें है यूज ऑफ सर्टन मेडिकेशन, ड्रग्स, अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब आपकी मदर प्रेगनेंसी में ही कुछ इंजरी हो जाए उनको, या वो कुछ सर्टन मेडिकेशन ले रही हो उसके कारण हो जाता है, और साथ ही साथ शराब के सेवन से ये डिजीज हो जाते हैं बच्चों में। वायरल इन्फेक्शन इन द मदर इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जब ट्राइमेस्टर फर्स्ट होता है पहले 3 महीने में अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण हो जाएगा। जेनेटिक प्रॉब्लम और इशूज विथ क्रोमोसोम्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि कुछ जीन्स आपके जो आए हैं दोनों गुणसूत्र माता और पिता से, उनमें अगर प्रॉब्लम है तब भी ये बीमारी हो जाती है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज। अगला है अरोटिक डिजीजेज। अरोटिक डिजीज आर ग्रुप ऑफ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द अरोटा, द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, यानी कि हमारे हृदय की सबसे बड़ी शरीर की जो धमनी होती है अरोटा, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसको अरोटा डिजीज बोलेंगे। द अरोटा इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। An example of aortic disease would be aortic aneurysm, where the walls of aorta are weakened, leading to outward plugging of the blood vessels, usually symptomless. This condition can lead to life-threatening circumstances if it bursts, यानी कि आपकी अरोटा से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि आपका अरोटा जो है बड़ी धमनी है उसमें सिकुड़न आ गई है, वो सिकुड़ रहा है। और एक बार ऐसा आता है, कभी कभी कंडीशन पता नहीं चलता है लंबे समय तक उसकी,
तो लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस हो जाती है, यानी कि आपकी कभी कभी इसके फटने से मृत्यु तक भी हो सकती है। अब मैनेजिंग CVD, ये सब जो हार्ट डिजीज हैं उसको कैसे मैनेज करें। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ CVD, किस तरह का कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उस तरह के मैनेजमेंट करना पड़ेगा। एन अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्लान कैन हेल्प एलिविएट द प्रॉब्लम, यानी कि अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान लेते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, तो आप इसे क्योर कर सकते हैं समय रहते। देयर आर अ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम मेडिकेशन टू सर्जरीज दैट कैन हेल्प, यानी कि मेडिकेशन भी हो सकते हैं या किसी स्थिति में सर्जरी भी करना पड़ सकता है। हाउएवर प्रिवेंशन इज ऑलवेज रिकमेंडेड ओवर ट्रीटमेंट, यानी कि आपको पहले ही बचाव कर लेना चाहिए ट्रीटमेंट से पहले, और प्रिवेंशन हमेशा रखना है। टू प्रिवेंट द CVD वन मस्ट डू, जो अगर आपको सही में हार्ट डिजीज से बचना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला, स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को स्टॉप कीजिए, रोकिए उसे किसी भी तरह। दूसरा है हैव अ बैलेंस्ड डाइट, यानी कि अच्छे खाना खाइए, भोजन कीजिए, अच्छा बैलेंस डाइट कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि आपको कम से कम 150 मिनट एरोबिक एक्टिविटी पर वीक, एक वीक में कम से कम 150 मिनट ये एक्टिविटी होनी चाहिए। डेली आप आधा घंटा निकाल सकते हैं। मेंटेन अ हेल्दी वेट एंड बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि BMI अपना मेंटेन करके रखिए। नॉर्मल आपको 25 BMI रखना है। कट डाउन ऑन अल्कोहल, BMI के बारे में अलग से एक वीडियो बनाई जाएगी आपके लिए, तो इसके लिए चिंता नहीं कीजिए। अब कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीजेज, कैसे कैसे कंट्रोल करें, कैसे प्रिवेंट करें। एन इम्पॉर्टेंट वे टू कंट्रोल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बाय कंट्रोलिंग द रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड विथ इट, यानी कि उससे रिलेटेड जो रिस्क हैं उसी को अगर आप कट डाउन कर देंगे, उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, तो ये बीमारी आपको अपने आप सही हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ए नंबर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंट्रोलिंग द बिहेवियरल और लाइफस्टाइल हैबिट्स, यानी कि अगर आप अपने व्यवहार में चेंज ले आते हैं, अच्छे से भोजन करेंगे, अच्छे टाइम पे करेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। ये जो जितने भी पीछे आपने देखा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच, दूसरा हम लोग कर सकते हैं, एक तो आपको बिहेवियरल चेंजेस लाने हैं उसको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंड थिंग है comprehensive approach to essential that involves that sectors including health, finance, education, planning and others to minimize the impact of lifestyle disease on individual and society। हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लाना होगा अपनी सोसाइटी में कि ऐसा हमारा एजुकेशन प्लान हो या फाइनेंशियल प्लान हो जो कि हमारे हेल्थ को कम से कम इम्पैक्ट करे, हमारे लाइफ स्टाइल में ऐसे चीज़ें शामिल हो कि हम इनसे बच सकें। तो ऐसे तरह के हमें अपने लिए जॉब क्रिएट करने चाहिए, ऐसे स्कूल बनाने चाहिए जो बच्चों को ऐसी शिक्षा दे कि आप अपने आने वाले जीवन को कैसे और बेहतर बनाएं और एक स्वस्थ शरीर बनाएं, और ताकि उससे हमारा स्वस्थ समाज बन सके। अगला, लाइफ स्टाइल डिजीजेज आर थ्रेट टू द सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ नेशंस ग्लोबली, द अप्रोप्रिएट एक्शंस फॉर देयर मैनेजमेंट एंड आर द नीड ऑफ द मोमेंट, यानी कि अभी एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली की ज़रूरत है
जिससे आपका जो सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स है वो बैलेंस रहे। यहाँ पे आज के युग में क्या है, आज के दौर में कि जो गरीब हैं वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उस हिसाब से उनको पैसा नहीं है। अब अभी क्या है कि जो लोग कम मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा है और अपने साथ वो रोग को बटोरे हुए हैं, एकदम विरासत में ले आए हैं रोग, क्योंकि उनको कुछ करना धरना है नहीं, बैठे बैठे खाना है और बैठे बैठे ये काम भी करना है उनको। तो पैसा अथाह है लेकिन उनके साथ रोग है। और जिनके पास पैसा नहीं है तो उनका रहन सहन नीचे है। इस कारण से जब शरीर में खाना भी नहीं ठीक से मिल रहा है तो वो उनके कारण रोगी होते जाते हैं। और एक है कि ज़्यादा खाने से रोगी हो रहे हैं। तो असमानता है समाज में, तो समाज को समानता की ओर चलना चाहिए ताकि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। तो ऐसा हमें अप्रोच लाना चाहिए अपनी सोसाइटी में या गवर्नमेंट के थ्रू। चौथा है क्वालिटी लाइफस्टाइल डिजीज इंटरवेंशन नीड्स टू बी डिलीवर्ड थ्रू ए प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि एक अच्छे लाइफस्टाइल बताना चाहिए हमारे प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को। जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहीं पे लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि आप ऐसे अच्छा जीवन जी सकते हैं। आप उनको लोगों को समझाना चाहिए कि आप ये चीज़ें जीवन में शामिल करेंगे तो आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। अप्रोच वेयर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट आर प्रायोरिटाइज्ड, यानी कि उनको अवेयर करते रहना चाहिए कि आप ये रेगुलर चेकअप करते रहें या रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को मेंटेन कीजिए, BMI मेंटेन रखिए। तो इस तरह से प्राइमरी हेल्थ केयर में ये सब शिक्षाएं लोगों को दी जाएंगी या दी जाती हैं तो उनका जीवन बेहतर हो सकता है। ये जो बातें हैं हमने इस आर्टिकल से आपको सब बताया है, ये रेफरेंस है। तो बहुत ही थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप इसे देखिए, समझिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे आप अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, अपने स्वजनों में इसे प्रेषित कीजिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और आग्रह है कि आप स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए कि कौन सी वीडियो अब आने वाली है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।